नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज की कहानी में आप सबका स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख़्याल रख रहे होंगे। आज की जो कहानी है वो प्यार से भरा हुआ है और आपका सफ़र बड़ा प्यार भरा होने वाला है। वो कहते हैं ना कि राजस्थान की मीरा को श्री कृष्ण से प्रेम हो गया था, लेकिन उस मीरा को श्री कृष्ण सशरीर तो नहीं मिले। यहाँ पे देहरादून की मीरा को राम से हो जाता है प्यार। राम उर्फ रोमी। अब ये देखना है कि ये मीरा को राम मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। चलिए चलते हैं प्यार भरा सफर की तरफ। वहां पे बिजनेस के लिए तैयार होकर कोट पैंट पहनकर श्रीमान निकल ही रहे थे और श्रीमती जी घर के अंदर से हाथों में फाइल लिए हुए जल्दी जल्दी में आ ही रही थी कि श्रीमान को नजर जाता है अपने राजकुमार के ऊपर। जैसे ही देखते हैं वैसे ही गुस्सा में बोलते हैं, ए इधर आओ। और ये तूने अपना हुलिया ऐसे कैसे बना लिया है? ये जो तेरे बाल हैं वो आंखों पे कैसे आ रहे हैं? ये गर्दन वाली बाल को क्यों नहीं कटवाते तुम? और ये कपड़े पहनने का स्टाइल, ये जीन्स विन्स का स्टाइल क्या है तेरा? ये कौन सा स्टाइल है? उधर से श्रीमती हाथों में फाइल लिए हुए जल्दी जल्दी आ ही रही है। वो देख रही है कि ये श्रीमान जो है अपने राजकुमार पे बरस रहे हैं। अब सुबह सुबह इनका मूड ना खराब हो जाए। श्रीमती जी कहती हैं, आप भी सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं जी। आप देर हो रहे हैं, ये लीजिए फाइल और फटाफट आप अपने काम पे निकलिए। मैं इसको देखती हूँ, मैं संभालती हूँ, आप जाइए। आप खामखा आप अपना जो है मूड खराब मत कीजिए सुबह सुबह। इतना कह कर फाइल हाथों में लेकर श्रीमान तो अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। माँ इधर कहती हैं अपने राजकुमार से, पापा तेरे जो कह रहे हैं वो ठीक ही तो कह रहे हैं। क्यों इतना ऐसे अपना हुलिया को बना कर रखते हो? अब ये राजकुमार मुस्कुराते हैं थोड़ा सा। माँ है, माँ का प्यार ही अलग है, माँ का दिल ही अलग है। अब जब ये मुस्कुराते हैं तो माँ का दिल पिघल जाता है और कहती है, अब रहने दे, अब फटाफट नाश्ता कर और कॉलेज के लिए निकल। ये भी मुस्कुराते हैं, माँ को एक झप्पी देते हैं, कहते हैं ठीक है माँ, जल्दी जल्दी करो। अब आइए हम आपको परिचय कराते हैं, ये राजकुमार हैं कौन। अब ये राजकुमार हैं राम। राम इनका जो नाम है, मम्मी पापा ने बड़े प्यार से राम रखा है, लेकिन ये नाम इन्हें पसंद नहीं है और इन्होंने अपना नाम रोमी रखा है अपने पसंद से। ये जो रोमी है कॉलेज में पढ़ते हैं, 5 फुट 4 इंच की हाइट है, नाक थोड़ी ऊंची उठी हुई है, पूरा रंग साफ है और लंबे लंबे बाल में तो बड़े कातिल लगते हैं ये साहब। बड़े हैंडसम हैं और कहीं अगर इनकी नज़र इधर-उधर चली गई और जिधर जिधर जाएगी कयामत ही ढाएगी, ऐसे व्यक्तित्व वाले हैं राम। निकल रहे हैं कॉलेज के लिए। अब कॉलेज में पहुंचते हैं, कॉलेज के फ्लोर पे पहुंचते हैं तो इनके जो पैर हैं वो थिरकते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। अब वहाँ की जो कन्याएँ हैं, वो कन्याओं में ये फ़ेमस हैं और फ़ेमस क्यों ना हो, पर्सनैलिटी ही ऐसी थी, लेकिन एक और अदा थी इनके अंदर और वो अदा और वो कला ऐसा था कि ये डांस के दीवाने थे, सिर्फ़ दीवाने ही नहीं थे, ये डांस करते भी थे। अब ऐसा लगता था कि ये रोमी के पैर में बिजली लगी हुई है, करंट लगा हुआ है। अगर ये चल भी रहे हैं तो मटक-मटक कर चल रहे हैं। यानी वहाँ की, यानी कि कॉलेज की कन्याओं में ये फ़ेमस तो थे ही, चलने का अंदाज़ वैसा तो था ही। कॉलेज की कन्याएँ इन्हें लचकू बुलाते थे। रोमी तो थे, लेकिन लचकू, लचकू। अगर कहीं कन्याओं का झुंड है कॉलेज में एक तरफ और उस रास्ते से ये गुज़र रहे हैं, तो
कहीं न कहीं से आवाज़ आ ही जाती थी, लचकू, लचकू। अब ये जलवा था इनका, डांस करने का बड़ा ही शौक। डांस के अनेक-अनेक स्टेपों को सीखने का बड़ा ही शौक था और ये जहाँ भी चलते भी थे, कहीं खड़े भी हैं, तो ये थोड़ा-सा लचकते, मटकते रहते थे। लेकिन अब ये तो बड़े हो गए थे, हैंडसम भी हैं, तो अब इनके मन में भी लड्डू फूटा करते थे कि चलो भाई इस कॉलेज में कहीं न कहीं से कोई न कोई तो हमारे सपनों की रानी बन जाए, यानी कहीं न कहीं किसी न किसी से प्यार हो जाए। लेकिन अब ये रॉमी साहब को कोई वैसी कोई पसंद आ ही नहीं रही थी। रोज़ कॉलेज आना, जाना लगा था। अचानक एक दिन रॉमी के कानों में एक संगीत की थोड़ी-थोड़ी, मीठी-मीठी सी आवाज़ कानों में होते हुए गुजरती है। रॉमी का ध्यान उस आवाज़ की तरफ जाता है कि आखिर ये आवाज़ गुनगुनाने की और इतनी मधुर और इतना स्पष्ट और जादू भरा आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है? अपनी नज़रों को इधर-उधर घुमाते हैं, थोड़ा लेफ्ट साइड, राइट साइड, थोड़ा पीछे भी मुड़ कर देखते हैं, तो देखते हैं कि सब तो सब खड़े हैं, आवाज़ कहाँ से आई? किसने गाया? ढेर सारी लड़कियाँ थी वहाँ पे और वो जो आवाज़ था संगीत का, वो लड़की की ही थी। थोड़ा-सा अब इनका ध्यान उस गाने की तरफ से भटकता है जब कोई दिखाई नहीं देती है। दूसरे दिन जब ये कॉलेज आते हैं, तो पुनः वही आवाज़ उतने ही मधुरता के साथ अपनी आवाज़ में जादू बिखेरे हुए इनके कानों से होकर गुजरती है। अब ये रॉमी साहब फिर से चौंकते हैं, फिर से चारों तरफ देखते हैं, कहीं-कहीं से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है फिर, कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई गा ही नहीं रही है। आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है? वो फिर दूसरे कमरे में जाते हैं, किसी और दूसरे कमरे में जाते हैं, यानी जो कॉलेज के क्लासेस हैं, वो सारे के सारे क्लासेस ढूँढ लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि आखिर गाया कौन? ये सिलसिला लगातार 4 से 5 दिन ऐसा होता है। ये साहब परेशान कि आखिर ये आवाज़ आती कहाँ से है? ये तो पहले 1-2 दिन तो परेशान हो गए कि कहीं मेरा कान तो नहीं बज रहा है। लेकिन वो आवाज़ में ऐसी जादू कि आ कहाँ से रही है, बगैर देखे ही ऐसा इन्हें लगने लगा कि यार बस कुछ तो है जो इनके दिल के तार को, झनझनाहट को छेड़ कर चली गई। अब ये परेशान रहने लगे, देख भी रहे हैं और वहाँ की जितनी भी कन्याएँ हैं, जितनी भी लड़कियाँ हैं, वो सबको उसी नज़र से देख रहे हैं कि कहीं ये तो नहीं गाई, कहीं ये तो नहीं गाई, कहीं ये तो नहीं गाती है, कहीं ये तो नहीं गाती है। लेकिन ये ढूँढ नहीं पा रहे हैं रॉमी साहब। अब रॉमी साहब अंदर-अंदर ही परेशान भी हैं, कभी-कभी मुस्कुराते भी हैं, यानी कुछ तो बदलाव हुआ है इनके अंदर और वो आवाज़ में ही ऐसी जादू थी कि इनके चाल-ढाल सब कुछ बदल जाते हैं। ये परेशान रहने लगे हैं। कॉलेज गए हुए थे, खड़े थे और अचानक आवाज़, वही आवाज़ फिर से इनके कानों को छूती है। जिधर से आवाज़ आ रही थी, आवाज़ की पीछा करते वो धीरे-धीरे कॉलेज की सीढ़ियों से उतरते हैं और वो आवाज़ की तरफ जा रहे होते हैं, जिधर से वो आवाज़ आ रही थी। आवाज़ का पीछा करते जा ही रहे हैं, तो इन्हें पता चला कि कॉलेज की सीढ़ियों से उतरने के बाद वो आवाज़ कॉलेज के पार्क की तरफ से आ रही है।
अभी रोमी साहब वो पार्क की तरफ जाने लगते हैं। अब जाहिर है, जाहिर है, जाहिर है, वहां तो बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई हैं। अब जब वो पास पहुंचने वाले थे, वैसे ही आवाज बंद हो जाती है। लेकिन वो आवाज बंद इतने पास से होती है कि जब ये आवाज के जादू से बाहर निकलते हैं, तो देखते हैं कि बस पास में दो लड़कियां हैं। और दो लड़कियां हैं, इसका मतलब है कि आवाज यहीं से आ रही है। दूर से ही खड़े होकर देखते हैं कि वो जो दो लड़कियां हैं, उसमें से एक लड़की थोड़ा देखने में ठीक ठाक है, लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं है। लेकिन उसमें से एक जो लड़की है, वो लड़की है जो बहुत ही सुंदर है। उसके लंबे लंबे बाल हैं, गोरी दिखने वाली है, छरहरी है, बड़ी बड़ी आंखें हैं। और उसकी सुंदरता की तो अगर बखान की जाए तो वो कम होगा, क्योंकि इतनी खूबसूरत थी वो। पास में जाते हैं। अब ये साहब को तो बर्दाश्त हो नहीं रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आवाज तो यहीं से आ रही थी, और ये दोनों में से कोई तो होंगे जो गा रहे होंगे, और कोई तो क्या, इनका जो ध्यान है वो जो कम सुंदर लड़की थी उसके तरफ तो जा ही नहीं सकती थी। स्वाभाविक है, रोमी साहब ये समझते हैं कि ये जो आवाज है, इसी खूबसूरत लड़की की है। ये मान लेते हैं, बगैर पूछे और बगैर इंक्वायरी किए हुए। आवाज में ऐसी जादू थी कि इनके दिल के जो तार हैं, झंझना तो गए थे। मन में अनेकों प्रकार के गिटार तो बजने लगे ही थे। सामने जब उस खूबसूरत बला को ये रोमी साहब जब देखते हैं, तो देखते ही रह जाते हैं। काफी देर तक मंत्र मुग्ध होकर, सब कुछ भूलकर देखते ही रह जाते हैं। देखते देखते देखते, और ऐसे देखने में मशगूल हो जाते हैं कि इन्हें तो होश ही नहीं है कि वो किसी लड़की को ताड़े जा रहे हैं। ये तो बेहोश टाइप के खड़े हैं, एकदम से मिट्टी के पुतले की तरफ उस लड़की के सामने मुंह करके खड़े हैं। आंखें खुली है, थोड़ा सा मुंह इनका भी खुल गया है, और ऐसे लग रहा है कि अब इनके मुंह से लार भी बाहर टपक जाएगा। इस मुद्रा में ये खड़े हैं। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे जाएं, बात करें, या लेफ्ट जाएं या राइट जाएं। ये परेशान है। इतने में वो जो खूबसूरत लड़की थी, उसकी नजर ये साहबजादे पे पड़ती है, यानी रॉबी साहब पे पड़ती है। वो देखती है कि ये क्या, ये कौन सा आदमी है, ये कौन सा लड़का है जो लगातार घूरे जा रहा है। वो सीधे खड़ी होती है, क्योंकि वो बैठी रहती है घास पे, और ये दोनों लड़कियां घास पे बैठी रहती हैं। तो देखती है जब, वो खड़ी हो जाती है, और खड़ी होकर आती है, और चुटकी बजाता बजाकर कहती है, ओ मिस्टर, ओ मिस्टर। अब दो बार वो मिस्टर कहती है, फिर भी ये जो रोमी साहब हैं, वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तीसरी बार जोर से बोलती है, ओ मिस्टर। अचानक इनका जो ध्यान है रोमी साहब का उस लड़की की तरफ से हटता है, और ये अपने वर्तमान स्थिति में लौटते हैं, सक पखा जाते हैं। और अब उस लड़की से बोले तो क्या बोले। लड़की ने पूछी, क्या बात है जी, आप कब से ताड़े जा रहे हो, होश में हो या बेहोश हो गए हो। अब इनको जवाब देने का हिम्मत तो है नहीं कि आखिर ये जवाब क्या दे, क्योंकि रंगों हाथ सामने उसको देखते हुए पकड़े गए हैं। 4 मिनट तक ये रोमी किसी भी प्रकार का जवाब देते नहीं है। गुस्से में वो लड़की बोलती है, निकलो यहां से, निकलते हो कि बुलाऊं मैं किसी को। अब ये होश में आते हैं,
और होश में आने के बाद पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। वो लड़की कहती है गुस्से में कि नाम जानना है। क्या करोगे नाम जानकर? क्या करोगे नाम जानकर? अभी रोमी साहब को तो कोई जवाब मिल नहीं रहा है। बस सीधे पीछे की तरफ मुड़ते हैं तुरंत, और वहां से सोचते हैं कि खिसकने में ही भलाई है। रोमी साहब खिसक जाते हैं, लेकिन परेशान बहुत हैं। उन्होंने तो सिर्फ गाना ही सुनकर अपना दिल दे बैठे थे। अब जब उन्होंने सामने देख लिया तो क्या हालत हो रही होगी इस वक्त रोमी साहब की। ये कल्पना करने के जैसा है। अरे, कोई तो वक्त होगा आपका भी, आपके जीवन में भी कोई ऐसी ही घटनाएं घटी होंगी। उस घटना को याद कर लीजिए। ऐसा ही ये फील रोमी साहब कर रहे थे। परेशान है कि अब उस लड़की से मिला कैसे जाए, क्या जुगाड़ किया जाए, और बातचीत का सिलसिला आगे कैसे बढ़ाया जाए। इधर उधर कॉलेज से नाम पता करते हैं। अब जब नाम पता करते हैं तो इनको जो नाम मिलता है वो नाम मीरा, यानी वहां जो दो लड़कियां थी उसमें से एक थी मीरा और एक थी मीनाक्षी। अब ये जो इनको डांटी है ये मीनाक्षी थी। साहब को मीनाक्षी से हो जाता है प्यार। अब होने लगते हैं परेशान कि मीनाक्षी के नजदीक कैसे जाया जाए। ऐसा कौन सा तिकड़म लगाया जाए कि मीनाक्षी से बातचीत हो जाए। पता करने के बाद मीनाक्षी का फेसबुक आईडी इनको मिल जाता है। फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। रिक्वेस्ट इनका एक्सेप्ट हो जाता है, और जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाता है, मानो रोमी साहब के लिए तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग का दरवाजा ओपन हो गया। ऐसा पूरा का पूरा खजाना उनके हाथ लग गया। और खुशियां खुशियां तो ऐसे हैं कि भाई डांसर तो थे, डांस करते तो थे ही। अब इनके पैर जमीन पे रह नहीं रहे हैं, जहां भी रख रहे हैं वो पैर थिरक ही रहे हैं। कॉलेज में ये लचकू तो थे, इनका लचकना मटकना और चलना कुछ अलग ही अंदाज में हो गया। इनकी चाल बदल गई, चेहरे का स्माइल बदल गया, और हेयर स्टाइल भी बदल गया। चूंकि स्टाइल हेयर का तो पहले से था ही। अब ये साहब अपनी ही दुनिया, अपनी ही मौज मस्ती में, और अपने ही हसीन एक दुनिया ही बना ली प्यार वाली। और उसी दुनिया में हर पल को गोता लगाना शुरू कर दिए, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने की वजह से। अभी तो एसएमएस करना बाकी है, बातें करनी बाकी है। आज के लिए, रोमी के लिए काफी था फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होना। दूसरा दिन रोमी एसएमएस करता है हाय, उधर से भी जवाब मिलता है हाय, कैसे हैं आप, ठीक हूँ। जवाब आता है ठीक हूँ। अब बातचीत का सिलसिला यहां से शुरू होता है। मिलने की हिम्मत तो साहब को सामने से है नहीं, बस फेसबुक पर बातचीत होना शुरू होता है। बात बढ़ने लगती है। बात पढ़ाई से लेकर अब जिंदगी के उन तमाम पहलुओं पे होने लगती है जहां पे होना लाजिम सा है, और होना भी चाहिए कि भाई आप
कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, खाना खाया या नहीं, पानी पी या नहीं, वो तमाम बातें जो कभी न कभी आपके भी जीवन में ये हुई होगी। और हो सकता है वर्तमान में भी आप ऐसे ही सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। आप खाना खाए या नहीं खाए, आप सोए या नहीं सोए, तो वो तमाम चीजें फेसबुक पे शुरू हो चुकी थी। आनंद तो दोनों को हो रहा था, आनंद आ ही रहे थे। कभी कभी असाइनमेंट की बात होने लगती थी। अगर ये साहब व्यस्त हैं और असाइनमेंट देना है कॉलेज में, अगर ये कॉलेज नहीं भी गए हैं तो भी असाइनमेंट इनका टाइम पे भरा जाता था। अगर ये कहीं बाहर हैं और कहीं दोस्तों के साथ पार्टियां कर रहे हैं और थोड़े से पॉकेट खर्चे कम भी पड़े, अगर इन्होंने शेयर कर दिया है तो वो पॉकेट खर्चों के लिए भी वहां से कुछ न कुछ रकम भी आ जाते। यानी इनके हर कदम पे वहां से साथ मिलना शुरू हो गया। अब साहब देर करना चाहते नहीं। अब सोच रहे हैं कि अब भाई बहुत हो गया फेसबुक, आज मिलना है और आज तो प्रपोज प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल, आज प्रपोज करना ही होगा। तैयारियां हो गई, सुबह से ही बड़े खुश हैं। थोड़े से सैलून में जाने के बाद हेयर स्टाइल को भी बदलवाते हैं। कपड़ों कपड़े थोड़े अलग स्टाइल के हो जाते हैं, नए जींस, नए टी शर्ट्स वगैरह पहनकर और नए जूते, एकदम से राजकुमार की तरह सज धज कर थोड़े से स्प्रे लगाते हैं और एक गुलाब का फूल भी अपने पिछले कमर के पिछले हिस्से में खोस कर, यानी बेल्ट में सीधे खोस कर आते हैं, मटक मटक कर चलते हैं और पहुंचते हैं उसी जगह पे जहां पे वो दोनों लड़कियां हमेशा बैठा करती हैं। और पहला दिन इनको डांट पड़ी थी। अब तो डरने वाली बात है नहीं, क्योंकि बात तो होती है, मीनाक्षी से रोज बातें होती है और इतनी भी बातें होती है कि कहना ही नहीं है। वो सारी बातें होती है तो झिझक तो खत्म हो चुका है, डर खत्म हो चुका है। बस साहबजादे एकदम से चलते चलते खुश होकर अपनी मस्ती में आते हैं। अपना दाहिना हाथ कमर के पीछे लेकर, अपने ही कमर के पीछे लेकर आते हैं और कमर में से निकालते हैं कमल का आपको गुलाब का फूल निकालते हैं। अपने घुटने पे उसी पार्क में बैठ जाते हैं जहां पे मीनाक्षी बैठी थी। जैसे ये साहब बैठते हैं, मीनाक्षी खड़ी हो जाती है। गुलाब के फूल को जैसे ही इनका हाथ अभी तो कमर के पीछे ही था, गुलाब के फूल को पकड़े हुए ही था और अपने दाहिने हाथ को पीछे से आगे की तरफ लेकर आते हैं और कहते हैं, मीनाक्षी आई लव यू, मैं बहुत प्यार करता हूँ और आपको पूरी जिंदगी खुश रखूंगा। बस आप मेरे इस छोटे से तोहफे को कबूल कर लो। मीनाक्षी देखती है, मीनाक्षी की आंखें गुस्से से लाल हो जाता है, चेहरा तमतमा जाता है, जोर से बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम सरेआम मुझे गुलाब का फूल दो, सरेआम मुझे प्रपोज करो, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? तू ये कैसे मान लिया कि मैं तुझ जैसे लड़के से प्यार करूंगी? शकल देखे हो तुम? न जाने कहां कहां भटकते रहते हो, मटकते चलते हो, और तेरे जैसे मटकने वाले से मैं प्यार करूंगी? ये साहबजादे परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया।
इतने अच्छे से तो बातचीत होती है, अब इतने दिनों से बातचीत कर रहे हैं, वो तमाम बातें करते हैं। आज क्या हो गया, ये खुद परेशान है। इनका जो गुलाब का फूल था, हाथ में जहां था, वहीं पे सीधे ही है। अब ये साहब बैठ नहीं पा रहे और उठ भी नहीं पा रहे, घुटने पे जैसे हैं वैसे ही हैं। चेहरा इनका काला पड़ने लगा, परेशान हो गए। मीनाक्षी ने जब जोर जोर से बोलना शुरू किया, तो कॉलेज के जितने भी लड़के और लड़कियां उस वक्त मौजूद थे, उस सब के सब वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, गोल घेरा बनाकर हंसना शुरू कर देते हैं, ठहाके लगाना शुरू कर देते हैं। रॉमी साहब की जब नजरें गोल घूमकर उन तमाम लड़कों और लड़कियों के ऊपर जाता है, तो वो हंसते हुए चेहरे देखकर और ऐसा लगता है कि बस मिट्टी में गड़ जाए। इतनी बड़ी बेइज्जती और इतने हैंडसम लड़के की ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हिम्मत जुटाकर ये खड़े होते हैं रोमी साहब, और ठीक पीछे मुड़ते हैं और सीधे कॉलेज के बाहर आ जाते हैं। एक बार भी पीछे मुड़कर देखते नहीं है। इतनी बेइज्जती कि अब इनका मन वो कॉलेज से हट सा गया, उठ सा गया। अब कॉलेज जाना ही नहीं है। घर में आ जाते हैं। घर में आने के बाद अपने कमरे में जाकर सीधे बेड पर सो जाते हैं। अपने चेहरे को तकिए से छुपा लेते हैं और इनके कानों में वही बेइज्जती भरा शब्द, तुझ जैसे लड़के से शादी करूंगी, तुझ जैसे लड़के से प्यार करूंगी। इस प्रकार के चेहरा देखा है तुम अपना? ये जितने भी बेइज्जती भरे शब्द थे मीनाक्षी के, वो सारे शब्द इसके कानों में ऐसा लग रहा है जैसे गर्म शीशा की तरह अंदर कोई हाथ से पकड़ के उड़ेल रहा हो। कान इनका फटा जा रहा है, परेशान हो रहे हैं। 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे हो गए। रात के 10 बज गए। साहब अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। माँ दरवाजा खटखटाती है। जैसे तैसे उठते हैं और ये दरवाजा को खोलते हैं। माँ देखती है तो चेहरा लाल हुआ पड़ा है। पता नहीं कितनी देर से ये रो भी रहे थे और इनके आंख आंसू चलने की वजह से एकदम से लाल और सूजे पड़े हुए थे। माँ घबरा जाती है कि आखिर हुआ तो क्या हुआ। पूछती है। माँ है, स्वाभाविक पूछना बनता है उनका। रोमी साहब कहते हैं कि माँ बस आप चिंता ना करो, थोड़ी सी बात थी। अब इनके कहने की वजह से माँ है, वो समझ जाते हैं कि कोई ना कोई छोटी मोटी बात होगी और हो सकता है लड़के लड़कियों वाली बात होगी। बच्चा बड़ा हो गया है तो माँ भी ध्यान नहीं देती है और ठीक बोलती है कि बस खाना वगैरह खा लो और नॉर्मल हो जाओ। पापा आएंगे तो तुझे डांट और पड़ेगी, तो परेशान मत हो। रात जैसे तैसे गुजरती है। सुबह का समय नॉर्मल होने का प्रयास करते हैं, लेकिन नॉर्मल हो नहीं पाते हैं। दूसरा दिन भी इनका गुजर जाता है। तीसरा दिन पिताजी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो ये खुद पिताजी से बोलते हैं कि पिताजी, मैं भी सोच रहा था कि आपके साथ बिजनेस के लिए मैं आऊं और काम को सीख पाऊं और काम को आगे बढ़ा पाऊं। पिताजी देखते हैं कि क्या बात है भाई, आज तो आपके तेवर बदले बदले से लग रहे हैं।
अच्छी बात है, खुश हो गए। श्रीमती जी को आवाज देते हैं। श्रीमती जी, बस तैयार कीजिए और फटाफट निकलते हैं हम लोग दोनों बाप और बेटे। दोनों बाप बेटे रेडी हो जाते हैं और अपने बिजनेस को संभालने के लिए रॉमी निकल जाता है। बिजनेस में इतना मन लगाता है सीखने में कि सीख कर बिजनेस को आगे बढ़ाना शुरू कर देता है और बिजनेस की दुनिया में नाम कमाना शुरू कर देता है। लेकिन ये थोड़ा वक्त लगता है ये करने में। लेकिन इसी बीच कॉलेज में भी एक बात ऐसे होती है कि कॉलेज में कोई है जो रोमी साहब के लिए परेशान है। अब वो पता करती है कि रोमी कॉलेज आ क्यों नहीं रहे हैं। वो पता करने में कामयाब हो जाती है कि रोमी अब बिजनेस करते हैं और बिजनेस की वजह से अब वो कॉलेज आना नहीं चाहते। लेकिन ये जो साहिबा है ये चाहती है कि रोमी कॉलेज आए। कॉलेज तो आए ही और साथ ही साथ जो डांस है वो डांस को भी वो छोड़े ना। क्योंकि रोमी अपने डांस की वजह से पूरे कॉलेज में फेमस हो गए थे। वो कॉलेज ही नहीं पूरे देहरादून में फेमस हो गए थे। ये जो साहिबा हैं ये साहिबा चाहती हैं कि वो कॉलेज भी ज्वाइन करे और डांस को भी ना छोड़े। अचानक एक दिन रोमी को एक खत मिलता है। उस खत में ये जिक्र है कि मैं आपका फैन ये पत्र लिख रही हूँ और फैन होने के नाते मैं चाहती हूँ कि आप डांस को ना छोड़ें और देहरादून में ही एक बड़ा डांस कंपटीशन शुरू होने वाला है। उसकी पूरी डिटेल्स मैं यहाँ पे वर्णन कर रही हूँ और आप इस डांस कंपटीशन में भाग लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हम तमाम आपके जो फैन हैं वो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि आप डांस में भाग जरूर लें ताकि हम लोगों को पुनः आपका डांस देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। चिट्ठी को पढ़ता है वो और चिट्ठी को अनमने ढंग से वो बाहर फेंक देता है। अपने आप को भुलाने का ये प्रयास करता है रोमी, यानी अपने आप को पूरा का पूरा बिजनेस में उड़ेल देता है, पिरो देता है अपने आप को ताकि वो उस लड़की को ये भूल पाए, उस बेइज्जती को ये भूल पाए। मन कहीं और ये लगाना चाहता है। लेकिन रोमी जब भी घर आए तो एक नया खत उसे मिले। वही रिक्वेस्ट, वही रिक्वेस्ट, वही रिक्वेस्ट। बहुत सारे ऐसे पत्र मिले जिसके अंदर उसने जो बिताया था पल डांस करते वक्त, जो खुशियां मिली थी उसे, वो सारे पल उसके अंदर यानी पत्र के अंदर बारीकी से पिरोए हुए थे। यानी उसका वर्णन बहुत बेहतर तरीके से किया हुआ था। ये जैसे ही पढ़ना शुरू करता था वो पल याद आ जाता था कि कैसे लोग तालियां बजाते थे, कैसे वाहवाही देते थे और इसे कितना मजा आता था मटकने में, डांस करने में। धीरे धीरे इसका जो मन है वो डांस की तरफ पुनः आकर्षित होने लगता है। पत्र ही ऐसा लिखा जाता था कि वो पत्र पढ़ते ही इसका मन अब डोलने लगता था। एक दिन रोमी ने मन बनाया कि चलो यार अब दोस्त फैन हमारे अगर ये चाहते हैं तो चलो बिजनेस भी हमारा सेटल हो ही चुका है और बस अभी तैयारी करते हैं। तो रोमी डांस की तैयारी में जुट जाता है।
तैयारियां शुरू कर देता है। फॉर्म्स वगैरह जो एंट्री करनी थी वो सारे प्रक्रियाओं को पूरा कर देता है और तैयारियों में जुट जाता है रोम। डांस का समय आता है, कंपटीशन का समय जब आता है, भाग लेता है और डांस जब शुरू होता है तो इतना मन से ये डांस करता है कि वो डांस का विजेता रॉमी बनता है। वो जो पूरा का पूरा ग्राउंड है वो तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज जाता है। इसकी जो खुशी हो गई थी ये डांस की वजह से पुनः ये वो खुशियां मिलनी शुरू हो गई थी। पत्र का सिलसिला जारी था। समय बीतता जा रहा था। अब इस लड़के को यानी रॉमी को अब फिर से वो मधुर आवाज कानों को सुकून देना शुरू कर दिया। एक तरफ सुकून तो एक तरफ दर्द भी। वही आवाज याद आती थी। अब इससे रहा नहीं गया। कॉलेज एक दिन गया। कॉलेज गया जब अपने क्लासरूम में इंटर जब करता है तो दरवाजा से अंदर जाना ही था। एक कदम दरवाजे के अंदर रखने ही वाला था कि वही मधुर आवाज इसके कानों में गूंजती है। बेचैन हो जाता है। अपना पैर खींचता है वापस, पीछे मुड़ता है, देखता है कि आवाज आखिर आ कहां से रही है। आवाज जिधर से आ रही थी बेतहाशा दौड़ता है वो। लेकिन अचानक वो आवाज फिर से गायब हो जाती है। ढूंढता है, सीढ़ियों पे ढूंढता है, क्लासरूम में ढूंढता है, कैंटीन में, लाइब्रेरी में, पार्क में, वो चारों तरफ ये ढूंढता है लेकिन वो आवाज अभी सुनाई दे नहीं रहा है। परेशान हो जाता है, परेशान हो जाता है। परेशान होकर अपने घर जब जाता है एक पत्र इसे मिलता है। वो पत्र में लिखा हुआ होता है कि रोमी, तुम्हारा जो दुख है उस दुख को मैं कम करना चाहती हूँ। मैं आपको खुशियां देना चाहती हूँ और आप इस खुशियों के लिए कल तैयार रहिएगा। पत्र को पढ़ता है अनमने ढंग से और पत्र को वहीं रख देता है। कल का समय होता है। सुबह के 11 बज रहे होते हैं। अचानक इनके घर पे मेहमान आते हैं। माता पिता। जो मेहमान हैं उसमें अभी दो ही हैं, एक पुरुष एक महिला। और आने के बाद इनका स्वागत रॉमी करता है। स्वागत करने के बाद इसकी माँ और पिता वहां होते हैं। चूंकि ये जो मेहमान हैं जब इनके यहाँ आने वाले थे तो आने से पहले रॉमी के पिताजी से परमिशन ले ली थी, अपॉइंटमेंट ले लिया था इन लोगों ने। इसके कारण से पिता भी आज ऑफिस गए नहीं हैं और वो भी इंतजार कर रहे थे इन मेहमानों का। हॉल में बैठते हैं। बैठने के बाद बातचीत शुरू होती है। इसी बातचीत के दौरान श्रीमती जी बस अपने किचन में जाती है, वहां से नाश्ता वगैरह पूछती हैं। फिर कॉफी या चाय, कॉफी की ऑर्डर्स होती है कि भाई कॉफी चलेगा। और बस बातचीत का सिलसिला शुरू होता है।
परिचय होती है। ये जो दो लोग आए हैं, एक श्रीमान और श्रीमती, वो आए हैं रोमी का हाथ मांगने। ये कहते हैं कि भाई साहब, मैं अपनी लड़की मीनाक्षी के लिए आपके रोमी का हाथ मांगने आया हूं। रोमी ये जब सुनता है तो शॉक कर, हाउ इज पॉसिबल, ये कैसे हो गया, परेशान हो जाता है। खुश होने की बजाय ये परेशान हो जाता है, और ऐसा परेशान हो जाता है कि ये बात के जड़ तक पहुंचना चाहता है कि आखिर ये कैसे हो रहा है और ये कैसे हो गया। ये परेशान होकर अपने कमरे में चला जाता है, और पिता और माता बातचीत कर ही रहे होते हैं कि कमरे से बाहर आता है। बाहर आने के बाद अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए इस बात के लिए कि मैं तैयार हूं शादी के लिए या नहीं हूं। दोनों बात करते हैं, और दोनों का मतलब ये होता है कि जो मेहमान आए हैं वो और रोमी के पिता दोनों आपस में बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद ये फैसला लेते हैं कि अगर रोमी कह रहा है कि थोड़ा सा वक्त चाहिए तो अच्छी बात है, वक्त देते हैं। और इतना कहने के बाद मेहमान अपने घर वापस चले आते हैं। रोमी परेशान होकर कॉलेज आता है। कॉलेज आने के बाद वो कैंटीन में बस बैठकर ये सोच ही रहा था, और अपने लिए एक चाय मंगवा कर रखा था और चाय की चुस्की लिया, और सोच ही रहा था कि आखिर ये क्या चल रहा है, परेशान है। असाइनमेंट के टीचर वो भी चाय पीने आते हैं कैंटीन में, देखते हैं, और रोमी कैसे हो। रोमी कहते हैं बस ठीक हूँ सर। पता कि तुम्हारा जो असाइनमेंट है तुम खुद क्यों नहीं लेकर आते हो वो देने। कि बोलता है कि जी, हाँ भाई, तुम अपना असाइनमेंट खुद क्यों नहीं आते हो। मीरा क्यों आकर तुम्हारा असाइनमेंट मुझे देता है, यहाँ पे जमा क्यों करती है वो। रॉबी को शौक लगा कि मीरा आती है। हाँ, मीरा आती है। कैंटीन से ये उठता है रॉमी, और दौड़ता है अपने घर की तरफ। इतनी स्पीड में वो घर पहुंचता है, अपने कमरे में जाता है, और जो फ्रेंड का लेटर आता था उस डांस में भाग लेने के लिए, वो लेटर को उठाता है, और लेटर को उठाने के बाद सीधे कॉलेज आता है, और अपने उसी असाइनमेंट लेने वाले सर से मिलता है, और कहता है कि वो असाइनमेंट दीजिए प्लीज सर। असाइनमेंट लेता है, दोनों को मैच करता है, और मैच करने के बाद ये देखता है कि जो लेटर असाइनमेंट में है, जो लिखने का तौर तरीका असाइनमेंट का है, वही तौर तरीका, वही हैंड राइटिंग इस लेटर में है। यानी इससे ये पता चलता है कि मीरा असाइनमेंट खुद बनाती थी, और लेटर भी खुद मीरा ही लिखती है। वो मीरा जिस मीरा को
ये थोड़ा सा कम सुंदर समझकर इग्नोर किया था उसने। वही मीरा थी जो फेसबुक पे बातें किया करती थी और उसकी बातें इसको सुकून दिया करता था। वही मीरा थी जिसकी आवाज इसके कानों तक टकराती थी और ये पहली ही बार में उस आवाज का दीवाना हो गया था। समझते देर नहीं लगा। ये वही मीरा थी जिसकी वजह से असाइनमेंट भरे जाते थे। ये वही मीरा थी जो एक बार कहने से अपने ही पॉकेट मनी को इसके खर्च के लिए तुरंत ट्रांसफर कर दिया करती थी। ये वही मीरा थी जो डांस के लिए प्रेरित की थी। यानी इसके इस मीरा के जो एक्टिविटीज था उस एक्टिविटीज से ये जिंदा था। अब समझ में आया इसे कि मीनाक्षी सिर्फ सुंदर है, गुण कहाँ है, वो यहाँ है। परेशान होता है और कॉलेज में चारों तरफ ढूंढ लेता है, लेकिन मीरा मिलती नहीं है। परेशान हो जाता है। परेशान होकर थक हार कर वो घर जब वापस आता है तो देखता है कि मीरा और मीनाक्षी और इन दोनों के माता और पिता और इसके माता पिता हॉल में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। ये आता है, आने के बाद सीधे खड़ा हो जाता है। अब देखता है सिर्फ मीरा को एक टक देखते रह जाता है। मीनाक्षी की तरफ इसकी नजरें तक नहीं जाती। खड़ा होकर देखता है तो मीरा को देखते रह जाता है। पिता रोमी के पूछते हैं, क्या हुआ भाई, सांप सूंघ गया, क्या हो गया, और इतने बेचैन होकर कहां से आ रहे हो? रोमी कहता है, पिताजी यहाँ पे क्या बातचीत चल रही है? पिताजी कहते हैं कि भाई फटाफट तैयार हो जाओ, फ्रेश होकर आओ जल्दी। तुम्हारी शादी की बात मीनाक्षी से होने वाली है, तय हो रहा है। अब ये तेरा फैसले की बात है। अब बता तुझे क्या करना है? ये कहता है, पिताजी मैं आपसे इजाजत लेकर मैं मीरा से बात करना चाहता हूँ। पिताजी कहते हैं कि ठीक है, बात करो। रॉमी पूछता है, मीरा पत्र आपने ही लिखा था ना? मीरा जवाब नहीं दे पाती है। हाँ में अपने सर को नीचे झुका लेती है। वो जो आप गुनगुनाती हैं मीरा, वो आप ही है ना? फेसबुक पे जो मीनाक्षी की आईडी से जो बातचीत करते थे वो आप ही है ना? इस सारे सवालों का जवाब में मीरा सिर्फ हाँ में मुंडी हिलाती है। रॉबी घुटने पर बैठ जाता है जमीन पे और अपने पिता और मीरा के पिता के सामने दोनों हाथ जोड़कर कहता है कि मुझे मीनाक्षी से नहीं, मुझे मीरा से शादी करनी है, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि मीरा क्या है और मीरा के बगैर मैं रह नहीं सकता। ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर रोमी मीरा को कहता है कि मीरा, क्या आप हमसे शादी करना चाहती हैं?
मीरा अपना सर को नीचे झुका लेती है, शर्मा जाती है और शर्मा कर हाँ में अपना सर हिला देती है। अब यहाँ तालियों की गूंज होने लगती है। पिताजी तालियां बजाते हैं। अ, मीरा के पिताजी तालियां बजाते हैं। मीनाक्षी भी तालियां बजाती है और मीरा तो शर्मा कर जैसे है वैसे खड़ी ही खड़ी है। अब जो मीरा है यहाँ रोमी की हो जाती है और रोमी यानी राम मीरा के भी हो जाते हैं, शादियां हो जाती हैं और जिंदगी बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ जाती है, बढ़ने लगती है निरंतर। दोनों खुश हो जाते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर सच्चा प्यार हो तो चेहरा में क्या रखा है, बस प्यार होनी चाहिए और सच्चा प्यार होनी चाहिए। बस आज की कहानी में बस इतना ही। आप सब आप सबको सच्चा प्यार मिले और जिंदगी को एक प्यार नुमा बनाकर प्रेममय बनाकर जीने की आवश्यकता है। पूरे संसार को प्रेममय बनाकर के जीने की आवश्यकता है। पूरे संसार को प्रेममय नजरों से देखने की आवश्यकता है और बस पूरी दुनिया प्रेममय हो जाए। कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई किसी को तकलीफ ना दे, कोई किसी को धोखा ना दे, कोई किसी को परेशान ना करे। बस समस्त संसार में प्रेम ही प्रेम हो। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद।